हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स टू आवर मीन्स सीरीज, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं 450 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने मीन्स 24 के लिए कवर करने की। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे पॉवर्टी एस्टिमेशन एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहा था एंड जैसा कि मैंने आपसे उस वक्त कहा था हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। ओके, आज तारीख है 13 अगस्त एंड टाइम इज 9:52 व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। सो पहले पॉवर्टी पे जाने से पहले मुझे आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने होंगे। जैसे आपने सुना होगा लॉरेंस कर्व, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, इसलिए एक बार इनको समझ लीजिए पहले, फिर हम पॉवर्टी पे आते हैं। देखिए, अगर इसको हम मान लें नेशनल इनकम, यहाँ पे मान लें पॉपुलेशन। ओके, तो अगर ये इस तरीके से जाता तो हम कहते कि यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर परफेक्ट इक्वालिटी है। राइट, यानी कि हमारी सोसाइटी में परफेक्ट इक्वालिटी है, बट ऐसा होता तो नहीं है। इंडिया क्या, किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये लॉरेंस कर्व जाता है कुछ इस तरह से। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर ऊपर परफेक्ट इक्वालिटी होती तो सपोज कीजिए कि यहां पर कंट्री की है 10% पॉपुलेशन, ठीक है, और इधर 10% इनकम। दैट मीन्स 10% लोग कंट्री की 10% इनकम या वेल्थ पर कंट्रोल कर रहे हैं। ऑलराइट, वो परफेक्ट इक्वालिटी हो जाती है, बट ऐसा होता नहीं है। लॉरेंस कर्व क्या बताता है कि सपोज आपकी यहां पर पॉपुलेशन है से 20%, ओके, और ये कवर करती है हार्डली आपकी कंट्री का 5% वेल्थ। ओके, तो इस तरीके से ये जो इनइक्वालिटी की वजह से हमारा जो कर्व है वो बहुत नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो जोन बनता है इतना, राइट, इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी जोन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ओके, सपोज दिस इज ए। ओके, उसके बाद ये जाना इस तरीके से चाहिए था, राइट, कि 100% पॉपुलेशन और ऊपर 100% वेल्थ, राइट। तो ये जो जो जोन बच गया अब, ये वाला, इसे हम कहते हैं ए प्लस बी, सॉरी, इसे हम कहते हैं बी। सेकेंड, इसे हम कह लेते हैं बी। ठीक है, तो लॉरेंस कर्व हमें क्या बताता है कि आपकी सोसाइटी में कितनी इनइक्वालिटी या कितने परसेंट लोग कितनी वेल्थ को होल्ड करते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि इंडिया में सिर्फ टॉप की 1% अगर पॉपुलेशन की आप बात करेंगे तो वो 4 टाइम्स वेल्थ होल्ड करती है जितनी की बॉटम 70% लोगों के पास है। ऑलराइट, इस लेवल की इनइक्वालिटी है हमारी कंट्री में। बॉटम 70% पॉपुलेशन के पास जितनी वेल्थ है उससे 4 टाइम्स ज्यादा सिर्फ टॉप के 1% रिच लोगों के पास है इंडिया में। ऑलराइट, तो ये बात हुई लॉरेंस कर्व की। अब इसी से निकल के नया कंसेप्ट आता है गिनी कोफिशिएंट। तो ये इसी को मेजर करता है, ऊपर जो हमारी इनइक्वालिटी है उसको डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ऑलराइट, तो इस तरीके से गिनी कोफिशिएंट के थ्रू पता लगाते हैं कि आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी कितनी है। ऑलराइट, अगर जीरो है, ये जीरो निकल के आता है, दैट मीन्स सब कुछ परफेक्ट है, जीरो इनइक्वालिटी, यानी कि परफेक्ट इक्वालिटी है हमारे यहाँ। राइट, और अगर ये वन निकल के आता है यानी कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है। ऑलराइट, तो आपको ये समझ में आए दो टर्म्स, गिनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंस कर्व। ठीक है, ये दो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थर्ड, अब जब हम लोग बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की, जो कि जनरली हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये मेजर करता है हाउस होल्ड लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, एक हाउस होल्ड लेवल पर। ठीक है, मतलब एक घर में कितने लोग हैं, तो हाउस होल्ड का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। और मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, और जैसे न्यूट्रिशन पर यानी कि खाने पर, ठीक है, क्लोथिंग पर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे आपका कितना एक्सपेंडिचर है, उस हिसाब से डिसाइड की जाती है कि आप पॉवर्टी लाइन के बिलो जाएंगे या पॉवर्टी लाइन के अबव जाएंगे। ऑलराइट, तो इसी से फिर नया कंसेप्ट हमारा निकल के आता है, दैट इज हेड काउंट रेशियो। तो ये क्या होता है? देखिए, अगर स्ट्रिक्ट डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो नंबर ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड, यानी कि जो इस पॉवर्टी लाइन जो भी फिक्स की जाती है, अलग अलग कमिटीज, अभी मैं आपको बताऊंगा इवोल्यूशन कैसे हुआ है,
सपोज अगर पॉवर्टी लाइन फिक्स की गई है कि 47 रुपीज पर डे, ठीक है, तो उसके नीचे अगर है तो आप बीपीएल माने जाएंगे। तो नंबर ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ओके, इंटू 100। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है हमारा हेड काउंट रेशियो। ऑलराइट, इसके बाद लास्ट टर्म है हमारा पॉवर्टी गैप रेशियो। अब देखिए, सिर्फ ये पता लगा लेना कि कितने हाउस होल्ड गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, वो ये नहीं बताता कि कौन कितना गरीब है। एक आप ऐसा मान लीजिए सिनारियो कि अगर सपोज 100 रुपीज पॉवर्टी लाइन है हमारी, जस्ट इमेजिन, तो कुछ है जो 99 पे आ रहे हैं और कुछ है जो 20-30 पे जा रहे हैं। तो विद इन पुअर भी कितना लंबा गैप हो गया ना। तो उसकी, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी को मेजर करता है पॉवर्टी गैप रेशियो, ठीक है। नाउ इमेजिन वन थिंग कि तीन लोग हैं या तीन परिवार हैं, एक की इनकम है 30 रुपए, एक की है 50 रुपए, एक की है 90 रुपए, ठीक है। तीनों पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं हेड काउंट रेशियो के हिसाब से। और हमारी सपोज हमने पॉवर्टी लाइन बना रखी है कि 100 रुपीज पर डे जो कमा रहे हो। अगर इससे ऊपर कमा रहे हो, जैसे मनरेगा में आज क्या है, 100 रुपीज से शुरू हुआ था, कुछ स्टेट्स ने उसको 120 180 भी कर रखा है, ठीक है। तो सपोज कि ये 100 हमारी पॉवर्टी लाइन है, तो इस 100 तक पहुंचने के लिए आपको इन पे कितना और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको इस बंदे में 70 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, इसमें 50 और करने पड़ेंगे, इसमें 10 और करने पड़ेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन सबका एवरेज निकाल लेते हैं, पर्सन ए बी सी, ठीक है। इन तीनों का एवरेज निकाल लिया जाता है डिवाइडेड बाय 3, और फिर जितना भी अमाउंट निकल के आता है वो हम सबको दे देते हैं। तो सपोज कि अमाउंट निकल के आया है कि सबको आप दे दीजिए 30-30 रुपए और, ठीक है। तो ये वाला पावर, सॉरी, ये 90 वाला पावर्टी से बाहर आ जाएगा, है ना। 50 वाला फिर भी नहीं आ पाएगा और 30 वाला भी नहीं आ पाएगा, ऑलराइट। तो इस ये पावर्टी जो रेशियो है ये भी सिर्फ जनरलाइज कर पाता है कि सबको अगर पावर्टी से निकालना है तो हमें कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये सब यूज करते हैं हम लोग पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। जो अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं पावर्टी गैप रेशियो। तो यहाँ पे हमने तीन टर्म्स देखे, पॉवर्टी लाइन, हेड काउंट रेशियो, पावर्टी गैप रेशियो, ठीक है। उसके ऊपर गिनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंस कर्व। तो ये पांच अगर अब आपको समझ में आ गए हो तो हम आगे चल सकते हैं कि पावर्टी एस्टिमेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। ये आपके मेंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो आई होप अब तक पढ़ी होगी। तो चलिए अब हम करते हैं पावर्टी एस्टिमेशन। राइट, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस टाइम में क्या किया जाता था इस सबको एस्टिमेट करने के लिए। तो आपको ये तो बताइए कि ब्रिटिशर्स तो ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं थे, क्योंकि उनकी नजर में तो ऑलमोस्ट सभी इंडियंस पुअर ही थे, ठीक है। तो सबसे पहला अटेम्प्ट किया था 1901 में दादा भाई नारोजी ने, ठीक है? इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जो आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ी हो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो माइग्रेंट एमिग्रेंट्स कूली आते थे ना, इमिग्रेंट्स इमिग्रेंट्स कूली जो मुंबई में आते थे काम करने, तो ये लोग अपने फूड एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च कर रहे हैं। सिर्फ खाने की बात हो रही है यहाँ, एजुकेशन हेल्थ इन सब की बात नहीं हो रही है। उस टाइम तो कोई बात ही नहीं करता था ना, सब चीज एजुकेशन हेल्थ की तो बात की बात है, इंडिपेंडेंस के बाद हमने ही सोचा इस बारे में। तो इस वक्त ये लोग कूली, जो इमिग्रेंट्स कूली थे, ये अपने फूड एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च करते थे उस बेसिस पे इन्होंने एस्टिमेट किया था। और इन्होंने प्राइस कौन से लिए थे, 1867 से 68 के। तो आप देख सकते हैं कितना पीछे का है ना, 30 साल पुराने प्राइस पे उन्होंने डिसाइड किए पॉवर्टी लाइन। तो उन्होंने कहा था कि जो भी 16 रुपए से 35 रुपए एनुअली, साल के, ओके, ये ध्यान रखना, एनुअली 16 से 35 रुपीज एनुअली जो लोग कमा रहे हैं ना, या इससे नीचे, ठीक है। तो ये वाला जो जोन हो गया ना पूरा, यहां से यहां तक, ठीक है, ये सब हमारे कहलाएंगे पुअर, ओके। इनको उन्होंने पुअर माना था। तो ये पहला अटेम्प्ट था 1901 में पॉवर्टी एस्टिमेट करने का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको पता है 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं सुभाष चंद्र बोस।
राइट। और वो बनाते हैं एक नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ नेहरू। ठीक है, कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे इस सेशन में 1938 में, बट वो कमेटी बनाते हैं अंडर पंडित नेहरू। ठीक है, तो ये बात करते हैं इसमें कि देखिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर हमें अपने लोगों का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है तो इसके लिए कम से कम इनकम होनी चाहिए 15 to 20 रुपीज पर मंथ। राइट, 15 to 20 रुपीज से नीचे कमाने वाले पर मंथ, इनको हम मानेंगे पुअर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी तो कह रहे हैं कि 35 रुपए से कम कमाने वाला, मतलब 16 से 35 डिपेंड जगह पे, ठीक है, इससे कम कमाने वाला पुअर है। बट यहाँ पे कमेटी कह रही है कि नहीं नहीं 20 रुपए के नीचे कमाने वाला पुअर है, उसके ऊपर है तो आप नहीं हो पुअर। ठीक है, तो ये था सेकेंड अटेम्प्ट। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। अब जब वर्ल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म होने लगी थी तो 1944 में क्या है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे के बड़े बड़े, ठीक है, उन्होंने अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ठाकुर दास जी, इन्होंने बनाया था एक बॉम्बे प्लान कि इंडिया में प्लानिंग किस तरीके से की जाएगी डेवलपमेंट की। अब क्या है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, उनको चाहिए सस्ता लेबर ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा ज्यादा रहे। तो ये सस्ते लेबर के चक्कर में इन्होंने कहा कि देखिए जो भी ₹75 एनुअली कमा रहा है, इसके नीचे वाले हो जाएंगे पुअर, लेकिन इसके ऊपर वाले पुअर नहीं कहलाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि एनपीसी कमेटी ने जो बनाया था 20 रुपए और 15 रुपए के बीच में, ठीक है, तो अगर हम 20 रुपए पकड़ लें तो साल भर का कितना हो गया, एनीवेयर अराउंड ₹240। ठीक है, मतलब उस हिसाब से 180 से 240 रुपीज एनुअली इसके नीचे वालों को एनपीसी मान रही थी पुअर। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनका कहना है नहीं नहीं, अगर आप 75 रुपीज से नीचे कमा रहे हो ना एनुअली तो ही आप पुअर हो। तो जस्ट सी कि ये तो बात कर रहे हैं 38 में, ये बात कर रहे हैं 44 में। वर्ल्ड वॉर की वजह से ऑलरेडी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी लोगों की, उसके बाद भी इंडस्ट्रियलिस्ट का एटीट्यूड देखिए कि उनको लगता था कि नहीं 240 180 तो बहुत ज्यादा है, 75 रुपीज अगर साल में कमा रहे हो तो फिर आप पुअर नहीं हो, इसके नीचे हो तो ही पुअर हो। ओके, तो ये कैपिटलिज्म का इसलिए हमेशा सोशलिस्ट जो लोग हैं वो हमेशा विरोध करते हैं कि ये कैपिटलिस्ट चलता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर पे। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड अटेम्प्ट। अब हम आ जाते हैं वापस से पोस्ट इंडिपेंडेंस पे। ऑलराइट, तो आपने प्री इंडिपेंडेंस 3 अटेम्प्ट किए गए एस्टिमेट करने के, वो आपने जान लिए। अब देखिए 1962 में आपको पता है हमारे पास इस टाइम तक प्लानिंग कमीशन बन चुका था, तो इसने बनाया एक नेशनल लेवल पर वर्किंग ग्रुप और उसको टास्क दिया कि आप एस्टिमेट कीजिए जरा ये पॉवर्टी का, ठीक है, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी होगी। तो इसने सब कुछ एस्टिमेट करने के बाद कहा कि देखिए रूरल एरियाज में तो ये हो सकता है ₹20। ठीक है, अगर आप 20 रुपीज कमा रहे हो महीने के तो आप पुअर नहीं हो। और अर्बन में इन्होंने कहा कि ₹25। अब देखिए इस टाइम पर एजुकेशन हेल्थ का खर्चा नहीं जोड़ा गया था। ऑलराइट, इनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो नहीं जोड़े गए थे इस टाइम। यहाँ पे सिर्फ आपका फूड कंजम्पशन पे ही टोटल फोकस है कि आप खाना कंज्यूम करने पर कितना खर्च कर रहे हो। तो अगर आप महीने का 20 रुपए खर्च कर रहे हो, 25 रुपए खर्च कर रहे हो, दैट्स इनफ उनकी नजर में। ठीक है, इसके बाद अब अभी भी यहाँ पर प्लानिंग कमीशन ने करवा लिया था लेकिन इतना कुछ सीरियस नहीं थे ये लोग। फिर क्या होता है कि आगे चल के अराउंड एक दो इकोनॉमिस्ट थे, एक नहीं दो, दांडेकर एंड रथ। ठीक है, ये इनका इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट है, ये कोई गवर्नमेंट के कहने पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई गवर्नमेंट ने कमिटी नहीं बनाई थी इनको लेकर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट है इनका। तो इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने एस्टिमेट किया बेस्ड ऑन 1960-61 का जो एनएसएसओ डेटा था कंजम्पशन पे। ठीक है, इन्होंने इन्होंने एस्टिमेट किया और इनका जो रिपोर्ट जब निकल के आई, ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये एक फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था पॉवर्टी एस्टिमेट करने का। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट कब किया गया इंडिया में, तो ये किया गया बाय 2 इकोनॉमिस्ट, दांडेकर एंड रथ। ओके, इन्होंने कहा कि आप मॉनेटरी टर्म्स में ही कैलकुलेट कीजिए, रुपये के टर्म में, लेकिन आप ये देखिए कि ये कितने रुपए खर्च कर रहे हैं 2250 कैलोरी पर डे कंज्यूम करने के लिए। तो यहां से ये लोग इनकम को छोड़ के कैलोरी का कंसेप्ट ले आए। ओके, दांडेकर एंड रथ। ठीक है, तो इस बेसिस पर इन्होंने अटेम्प्ट किया कि देखिए रूरल एरियाज में अगर इंसान 15 रुपए पर मंथ
पर कैपिटा, ओके, हाउस होल्ड की बात नहीं हो रही यहाँ, पर कैपिटा। अगर 15 रुपए पर मंथ पर कैपिटा खर्च कर रहे हो और अर्बन में 22.5 रुपीज पर मंथ पर कैपिटा खर्च कर रहे हो, तो इसके ऊपर आप पुअर नहीं हो, इसके नीचे पुअर हो सिर्फ, ठीक है। लेकिन ना प्रॉब्लम ये आ जाती है कि देखिए एज एंड जेंडर भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। एक एडल्ट को जो फूड रिक्वायरमेंट होगी, जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी वो डिफर करेगी। एक बच्चे को, एक इन्फेंट को, एक लेडी को जो रिक्वायरमेंट होगी कैलोरीज की वो डिफरेंट होगी, राइट। तो अगेन ये इतना हॉलिस्टिक नहीं था, ठीक है, दांडेकर एंड रथ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि इनमें से कौन पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। तो उसमें ये नाम भी आ सकते हैं, कमिटीज के नाम भी आ सकते हैं, जो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। इसलिए मैं ये सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपको 10 मिनट में समझा के खत्म करूंगा, फिर हम वापस आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ओके, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार हम इन कमिटीज के नाम देख लें तो बेटर होगा। फिर ये इकोनॉमिस्ट के काम को देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने 1977 में खुद एक अलग कमेटी सेटअप की, ठीक। 1979 में 2 साल के काम के बाद इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और तो ये पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट था, ठीक है। वो जो दांडेकर का था दैट इज इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट, वो उनका खुद का था, ये पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट था। तो इस तरह का स्टेटमेंट आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है, फिर ऐसा क्वेश्चन आपको टफ फील होगा वहां पर, ओके। तो ध्यान रखिएगा, अलग कमेटी वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट, ऑलराइट। देन इन्होंने कहा कि रूरल एरियाज में अगर आप 2400 कैलोरी ले रहे हो, ठीक है, और अर्बन एरियाज में आप एटलीस्ट 2100 कैलोरी ले रहे हो, ठीक है। तो इसी पे बेस इन्होंने इनकम बताई कि अगर आप 49 रुपीज खर्च कर रहे हो और आप 56 रुपीज खर्च कर रहे हो तो आप पुअर नहीं हो, इसके नीचे आप पुअर हो। और इन्होंने प्राइसेस कौन से यूज किए, जो प्राइसेस 73-74 में प्रिवेलिंग थे, ओके। आपको सिर्फ काम की बातें यही याद रखनी है, एक तो इस कमेटी का नाम, दूसरा कि पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट अलग कमेटी का था, फर्स्ट सिस्टमैटिक असेसमेंट दांडेकर एंड रथ का था, ठीक है। इसके अलावा 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक अटेम्प्ट किया था, दैट इज नॉट इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉम्बे प्लान थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर नेहरू वॉज इंपॉर्टेंट, एंड दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम तो खैर आपको याद होगा अगर आपने हिस्ट्री तैयार किया तो, ठीक है। तो अलग कमेटी यहाँ पे हो गई। इसके बाद हम आते हैं लकड़वाला कमेटी, लाकड़ा वाला, 1991 में। अब जानते हैं कि इस टाइम तक ह्यूमन राइट्स, पॉवर्टी और इन सब पे ना ज्यादा फोकस होने लगा था वर्ल्ड ओवर। तो एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया और उससे कहा गया कि आप मेथोडोलॉजी रिव्यू कीजिए, जो हम पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं इसको रिव्यू कीजिए, ठीक है। तो इसने कुछ अच्छे सजेशंस दिए। पहला कि देखिए, पहली बात तो आप स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनाइए, स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, और यहीं से 2019 में एक क्वेश्चन निकल के आया था प्रीलिम्स में 2019 में, ठीक है। स्टेट स्पेसिफिक में वेरिएशंस क्यों होते हैं, तो देखिए वो इसलिए होते हैं। पहले तो मैं इसका रिकमेंडेशन बता देता हूँ। इसने कहा कि रूरल लेवल में आप सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर से लिंक कीजिए, इन्फ्लेशन आपने पता पढ़ा होगा ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसमें ये सब अलग अलग तरह के भी होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर। उसके बाद अर्बन सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर से लिंक कीजिए, ठीक है। और इसी के हिसाब से अपनी पॉवर्टी लाइन को अपडेट करते रहिएगा, इन दोनों में जितना इन्फ्लेशन होता रहे ईयर ऑन ईयर, राइट। तब स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनाने की बात बोलने की वजह ये थी कि देखिए जैसे एप्पल है हिमाचल कश्मीर साइड होता है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा चीपर मिलेगा, सस्ता मिलेगा, है। लेकिन अगर यही एप्पल साउथ में जाएगा तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो स्टेट में वेरिएशन हो गए, ठीक है। कोकोनट वाटर अगर आपको पीना है साउथ में जाओगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बट अगर आप नॉर्थ में पियोगे ये, जैसे हम दिल्ली में लेते हैं अगर अपन लोग, तो यहाँ पे महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनाने का रिकमेंडेशन दिया लकड़ावाला ने, ऑलराइट। नेक्स्ट, फिर इसने कहा कि आप ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है बेस्ड ऑन कैलोरीज, ओके, इसको कंटिन्यू रखिए, कैलोरी कंजम्पशन पर ही चलेगी चीजें। तो ये इन्होंने कहा था ये ठीक है, इसको चलने दीजिए, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको दो एक्स्ट्रा टर्म समझाऊंगा क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको टर्म मिलता है यूआरपी, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, क्योंकि ये सब कैलकुलेट करने में यही सब यूज किया जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड। तो देखिए इसमें बस ये लोग ये करते हैं कि हाउस होल्ड सर्वे करते हैं, घर घर जाते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि लास्ट 30 डेज में आपने खाने पर कितना खर्च किया है, ठीक है। लास्ट 30 डेज में आपका जो भी एक्सपेंडिचर रहा हो कंजम्पशन पे,
वो हमें बता दीजिए, उस बेसिस पर हम लोग यूआरपी डिसाइड करेंगे और उसी बेसिस पर फिर हम पावर्टी लाइन डिसाइड करेंगे। तो ये पैटर्न चलता रहा 91 से, ठीक है। फिर 99 2000 तक आते आते इसको थोड़ा सा चेंज किया गया। फिर यहाँ पर हम एक नया टर्म लेकर आए, एमआरपी। एमआरपी मतलब मिक्स रेफरेंस पीरियड। ऊपर यूनिफॉर्म था, ठीक है, मिक्स रेफरेंस पीरियड। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 5 तो लो फ्रीक्वेंसी आइटम जो रख दिए। लो फ्रीक्वेंसी आइटम मतलब ऐसे जो साल में एक दो बार खरीदे जाते हैं, जैसे क्लोथ्स, ठीक है, कौन रोज रोज खरीद रहा है, ठीक है, फुटवेयर्स, ठीक है, एजुकेशन हो गया, इस पे भी आप साल भर में आपने जो फीस भर दी स्कूल्स में भर दी, ओके। उसी तरीके से हेल्थ हो गया। तो इस तरह से कुछ 5 इंडिकेटर्स बनाए, नाम जानना जरूरी नहीं है, वो मैंने से आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद बाकी की जो अदर आइटम्स हैं उनको हम 30 डेज का रेफरेंस ही मानेंगे कि आपने पिछले 30 डेज में इन आइटम की भी जो भी खाने पीने की चीजें हैं इन पे कितना खर्च किया। तो ये बनता है हमारा मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ठीक है। तो हमने यूआरपी जान लिया और मिक्स रेफरेंस पीरियड जान लिया, ठीक है। वो चल रहा था 91 से, फिर 99 2000 में उसको चेंज किया गया, ठीक है। तो हमने लाकड़ा वाला तक देख लिया, लाकड़ा वाला कमेटी 1991। देखिए क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को भी आ सकते हैं आपको, ओके। अलग कमेटी, लाकड़ा वाला, तेंदुलकर, रंगाराजन, ये कमेटीज आपको इसलिए इनका ईयर याद रखना भी जरूरी है। प्रीलिम्स के लिए आपकी तैयारी अब बहुत हॉलिस्टिक करने की जरूरत है आपको, वो ऐसे सुपरफिशियल पढ़ के नहीं बनेगी बात, ठीक है। इसके बाद फिर तेंदुलकर, तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई जाती है 2009 के आसपास, ठीक है। अब इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए। पहला कि पहला तो आप ये जो कैलोरी कंजम्पशन बेस है ना, इससे शिफ्ट कीजिए, ठीक है। इसमें सही पिक्चर कैच नहीं होती है, शिफ्ट अवे फ्रॉम दिस, राइट। दूसरा इन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पावर्टी लाइन बास्केट बनाइए, ठीक है। यहीं पे ये गलती कर गए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म बास्केट बनाना सही नहीं है, क्योंकि देखिए रूरल एरियाज में लोगों की खाने पीने की हैबिट्स अलग हैं, अर्बन एरियाज में उनके खाने पीने की हैबिट्स अलग हैं। तो आप एक यूनिफॉर्म बास्केट उसमें सब सेम आइटम्स ही रखोगे तो सही पिक्चर नहीं आएगी निकल के, ओके। तो इसको बाद में अगली जो कमेटी बनेगी वो चेंज कर देगी इसको कि ये गलत था, ये सही नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने एक अच्छी बात की कि आप देखिए सिर्फ इनकम मत देखिए, आप हेल्थ और एजुकेशन पे होने वाला खर्चा भी देखिए, ओके। आप सिर्फ फूड आइटम्स और ये क्लोथिंग फुटवेयर इनके खर्चे मत देखिए, आप इसको भी इनकॉर्पोरेट कीजिए, इस पे जो एक्सपेंडिचर होता है, क्लियर। अब इसके साथ जो हमने ऊपर देखा एमआरपी मिक्स रेफरेंस पीरियड, उसको इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इन्होंने कहा कि ये जो आपका मिक्स रेफरेंस पीरियड है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और इन्होंने कहा कि हम यूज करेंगे मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। अब इसमें इन्होंने और भी कुछ चीजें कर दी, जैसे कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं, पेरिशेबल, ओके, यही जो हम खाने की चीजें, पेरिशेबल गुड्स का आप डेटा लीजिए कि पिछले 7 दिन में आपने कितना खर्चा किया है, घर घर जाके पूछिए, ठीक है। 30 दिन कौन याद रखता है यार कि मैंने पिछले 1 महीने में क्या खाया, कितने का खाया, कौन याद रखता है, ठीक है। तो पेरिशेबल गुड के लिए इन्होंने कर दिया कि 7 डेज का डेटा, ठीक है। फूड आइटम्स जैसे सीरियल्स पल्सेस वगैरह, तो ये तो मंथली बेसिस पे आती है घर में कि 1 महीने का राशन आ गया, तो ये आप 30 डेज पे कर लीजिए। पेरिशेबल में हमारे यही आलू टमाटर वगैरह टाइप की चीजें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और उसके बाद तीसरी कैटेगरी इन्होंने दी नॉन फूड आइटम्स। नॉन फूड आइटम का इन्होंने रेफरेंस पीरियड रखा पिछले 360 डेज में, यानी कि पिछले 1 साल में आपने कितना खर्च किया, यानी आपने एजुकेशन पे कितना खर्च किया, आपने हेल्थ पे कितना खर्च किया, ठीक है। तो इन्होंने कहा हम यूज करेंगे मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड, तेंदुलकर कमेटी ने, ओके। तो इसी सब बेसिस पे इसने बताया कि पर डे कंजम्पशन अगर रूरल में आपका 26 रुपीज है और अर्बन में 32 रुपीज है, ठीक है, पर डे। और अगर मंथली का बात कर लें तो मंथली पे ये निकल के आ जाएगा आपका रूरल का कुछ 816 एंड अर्बन का आ जाएगा अराउंड 1000 रुपीज, ठीक है। तो ये जो पर डे हुआ ना, ये 2011 में 2011-12 में ये बहुत कम लग रहा था लोगों को, तो इसका चारों तरफ काफी क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है।
लोग ऐसे जोक बनाने लगे कि एक बैगर को आज 32 रुपीज भीख मिल गई है, तो कहीं इनकम टैक्स की रेट तो ना पड़ जाएगी उसमें, ठीक है। तो इसका चारों तरफ जब क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर गवर्नमेंट को दोबारा मजबूर होकर 2014 में रंगाराजन कमेटी बनानी पड़ी। रंगाराजन कमेटी, राइट। तो सबसे पहले तो इसने जो तेंदुलकर कमेटी की गलती थी कि सेम बास्केट रख दिया था उन्होंने रूरल अर्बन के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम वापस रिवर्ट करेंगे, रिवर्ट टू सेपरेट बास्केट, ओके। रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग। ऑलराइट, तो फिर इनके रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके बाद से गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एस्टिमेट कराया ही नहीं है कभी, ठीक है। आज भी हमारे पास वो डेटा जो है वो सब 2013-14 पे ही है, ठीक है। तो पिछले 9 साल से कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, और ये खुद अभी राज्यसभा में गवर्नमेंट ने कहा था, ठीक है। तो जो भी लास्ट एस्टिमेट हुआ है पॉवर्टी का वो 2011-12 का ही है, बेस्ड ऑन तेंदुलकर कमेटी, इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से, ठीक है। तो इनके हिसाब से हमारे यहाँ पर 21.9% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। और फिर जो रंगाराजन कमेटी बनी थी, अगर उनके मेथोडोलॉजी को यूज करते तो ये आ जाता है हमारा 29.5% पर, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी जो रिपोर्ट दी उसने उसमें कहा कि नहीं, इंडिया में 21.9% ही पुअर है, ठीक है। इनफैक्ट इसने तो और कम कर दिया, 21.2 कर दिया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक का जो डेटा था, जो रिपोर्ट थी, वो तेंदुलकर कमिटी के रिपोर्ट के ज़्यादा क्लोज थी, ठीक है। तो ये तो हो गया एवोल्यूशन, ऑलराइट, यहाँ तक कंप्लीट। अब मैं आपको लेके आता हूँ अपने टॉपिक ऑफ द डे पर, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। देखिए, एक तो होता है इंडिया के लेवल पर जो हमारा नीति आयोग पब्लिश करता है, और ये दूसरा होता है जो यूएनडीपी पब्लिश करता है, ठीक है। तो पहले तो प्रीलिम्स में आपको इसके इंडिकेटर्स पता होना जरूरी है, क्योंकि पहले वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट लेकर आता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उसके कुछ 10 इंडिकेटर हुआ करते थे, और उसने प्रीलिम्स में आपको वही 10 इंडिकेटर पे क्वेश्चन देके पूछा था कि इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर नहीं है, ओके। तो उसका आंसर था कुछ लॉ एंड ऑर्डर करके, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको इसके भी ये इंडिकेटर्स याद होने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है इक्वल वेटेज के साथ, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तीनों को वेटेज दिया है 1/3, 1/3, 1/3, ऑलराइट। अब हेल्थ में 2 इंडिकेटर है, अब 1/3 को आप 2 में डिवाइड करोगे तो 1/6 होता है, बेसिक सी सेट, ओके। तो एक तो है न्यूट्रिशन लेवल और दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब देखिए, यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात हो गई, चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात हो गई, कौन सा इंडिकेटर मिसिंग है आप एक बार सोचिए। तो आप देखेंगे कि मैटरनल मोर्टेलिटी मिसिंग है, क्योंकि जब हम बात करते हैं हर स्कीम की, तो हमें क्या बोल, हम लोग क्या जो टैगलाइन होती है क्या होता है, जच्चा बच्चा की सुरक्षा, राइट, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना चलती है, तो कहीं ना कहीं मैटरनल मोर्टेलिटी को यूएनडीपी ने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। उसके बाद एजुकेशन में 1/3 वेटेज, 2 में डिवाइड करोगे अगेन 1/6 वेटेज। पहला ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि कितने साल आप स्कूल गए, क्योंकि कई बच्चे क्या है, स्कूल में एडमिशन तो ले लिया, ठीक है, लेकिन 5th क्लास के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अभी मैंने आपको परसों एक न्यूज बताई थी एमपी की, जहां पर बच्चे स्कूल नदी में से तैर के जा रहे हैं, तो लड़के तो जा पा रहे हैं लेकिन लड़कियां 5th 8th क्लास के बाद ड्रॉप आउट कर जाती हैं, ठीक है। तो पहला तो ईयर ऑफ स्कूलिंग कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा स्कूल अटेंडेंस। ये नहीं कि आप बस स्कूल में एनरोल हो गए हो, आपसे वहां पे आ रहे हो मिड डे मील में खाना खाने के लिए और फिर गायब, ओके। तो आपकी अटेंडेंस भी मैटर करती है। ये इसलिए इंश्योर किया गया था ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ लेबर का काम कर रहे हैं खेतों में और स्कूल में बस नाम लिखवा रखा है उनका पेरेंट्स से, ठीक है। तो स्कूल अटेंडेंस भी इंश्योर करने के लिए हमने ये किया। इसके अलावा अब घर में आप बेसिक चीजें क्या देखेंगे, कुकिंग फ्यूल आप क्या यूज कर रहे हो, वो काऊ वुड डंग वगैरह तो यूज नहीं कर रहे हो, सैनिटेशन है या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसिड, ठीक है। तो ये इंडिकेटर है यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड प्लस ओपीएचआई का, ठीक है, तीनों का। आप यूएनडीपी भी याद रखेंगे तो काफी है, ऑक्सफोर्ड भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 10 इंडिकेटर थे। अब इसी 10 इंडिकेटर में 2 और ऐड कर दीजिए तो बन जाता है हमारा नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। 2 इंडिकेटर कौन से, एक तो हेल्थ में हमने ऐड कर लिया है मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने। और यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड में जो है, तो इसमें हमने एक और ऐड कर दिया कि आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने जनधन योजना चलाई थी इसके लिए, राइट। तो वो बन जाएगा हमारा इंडिकेटर हमारे नीति आयोग वाला, ठीक है। तो देखिए, हेल्थ में 1/3 वेटेज, वेटेज तो वही है 1/3 तीनों का। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 1/6, 1/12, 1/12, ठीक है। न्यूट्रिशन को हमने 1/6 ही वेटेज दिया।
और उसके अलावा चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, वहां पर यूएनडीपी में सिर्फ चाइल्ड मोर्टेलिटी था, हमने चाइल्ड प्लस एडोलसेंट, ठीक है, उनको भी ऐड किया। उसके अलावा हमने ये एक्स्ट्रा ऐड किया एंटीनेटल केयर। एजुकेशन हमने सेम रखा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमने एक न्यू ऐड किया, दैट इज बैंक अकाउंट। ऑलराइट, तो ये बन के आया हमारा नीति आयोग का इंडिकेटर। क्लियर? अब देखिए यहां पर यूएनडीपी क्या कहता है कि अगर आप इन 10 में से 1/3 इंडिकेटर, यानी इन 10 में से कोई भी 3 या 4 इंडिकेटर पर आप वीक हो तो आपको हम पुअर मानेंगे। ऑलराइट, और अगर आप इनमें से आधे इंडिकेटर यानी कि 5 या उससे ज्यादा पे वीक हो तो हम आपको एक्सट्रीम पुअर मानेंगे। ठीक है? और आपकी वर्ल्ड बैंक ने जो रखी हुई है पॉवर्टी की लाइन की, वो क्या है कि आपकी पर डे इनकम $1.90 $90 है या नहीं, ये लिमिट है। ठीक है, और ये जो यूएनडीपी का इंडिकेटर था ये लॉन्च कब हुआ है, तो ये लॉन्च हुआ है 2010 में। ये आप एग्जाम के लिए याद रखिए। 3 डायमेंशन है, 10 इंडिकेटर है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि अब हमें अपने मेंस के लिए एक और पॉइंट जो तैयार करना है वो ये कि ये लाने की जरूरत क्या थी। ठीक है, वाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्या जरूरत है इसकी? क्या इनकम से या कैलोरी बेस्ड एक्सपेंडिचर से जो हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कैलोरी इंटेक से, क्या वो सफिशिएंट नहीं था? और मल्टी डायमेंशनल से हमारा एग्जैक्टली मतलब क्या है? तो जस्ट जस्ट लेट्स टेक ए 2 मिनट्स ब्रेक, पानी वगैरह ले लीजिए, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। चलिए, क्या जरूरत पड़ी हमें इसे लाने की? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम सिर्फ एक ही डायमेंशन पर फोकस करें जैसे कि इनकम है, तो हम मिस कर जाते हैं कई सारे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि थोड़ा सा पीछे चले जाइए अपने पेरेंट्स की जनरेशन में। ठीक है, कई ऐसी जगह हैं गांव में, कुछ लोग अमीर भी होते थे, कुछ नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन जो रिच भी होते थे ना, तो अगर आप देखेंगे अपनी मदर्स की जनरेशन में, तो फादर तो चलो फिर भी पढ़े होंगे, कई जगहों पर मदर्स को एजुकेशन नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं कि वो पुअर थे, वो कर सकते थे एजुकेशन अफोर्ड, बट बात ये थी कि आसपास स्कूल्स ही नहीं थे। ठीक है, आपने कई बार गांव में सुना होगा पेरेंट्स को कहते हुए कि हम 2 किलोमीटर दूर जाते थे स्कूल में पढ़ने, या 5 किलोमीटर दूर जाते थे। ठीक है, बट आप इमेजिन नहीं कर सकते ना कि उस टाइम पे लड़कियों को भेजा जाए इतना दूर पढ़ने। ऑलराइट, तो एजुकेशन को भी एक क्राइटेरिया माना गया पॉवर्टी का, कि अगर आप एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, तो आप पुअर की कैटेगरी में आओगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स है ना, इनको भी देखना है। क्लियर? पहला। सेकंड पॉइंट, कि ये हमें क्वांटिटेटिव टर्म में तो बता देता है कि आपकी इनकम क्या है, तो आप गरीब हो या नहीं, लेकिन क्वालिटेटिव टर्म में नहीं बता पाता है। ठीक है, सपोज किसी की इनकम अच्छी है लेकिन उसके एरिया में ना तो प्रॉपर सैनिटेशन है, ना उसके यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई है, वाटर सप्लाई वगैरह। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ पुअर है, क्योंकि आपके आसपास, आपके गांव में, कस्बों में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, आपके आसपास एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, भले ही आपकी जमीन से खेती अच्छी हो रही है, आपकी इनकम अच्छी हो रही है, बट अगर ये चीज नहीं है तो भी आपको एक तरह से मल्टी डायमेंशनली पुअर ही माना जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज आपकी इनकम अच्छी भी है, आप एग्रीकल्चर वगैरह सब अच्छा है, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल ही नहीं भेज रहे, या आपके बच्चे पढ़ने जा ही नहीं रहे, तो वो जो मल्टी डायमेंशन इंडिकेटर में हमने यूज किया है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, तो उसमें भी भले ही आपकी इनकम अच्छी हो बट तो भी आप पुअर ही माने जाओगे। ओके, नेक्स्ट, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। दी कॉम्प्लीमेंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, जैसे मॉनेटरी टर्म्स में तो हमने इनकम से पता लगा लिया। ठीक है,
लेकिन नॉन मॉनेटरी में ना पता लगाना है हमें कि हमारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने में हमें हेल्प करते हैं। ऑलराइट, तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को भी देखना होगा, हमें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी देखना होगा, और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आपकी सिर्फ इनकम बढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आप बाकी फैसिलिटीज में लैग कर रहे हो, आपकी यहाँ पर आपको सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, कई गाँव में हमारे यहाँ आज भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है, ठीक है। अब उस गांव में अगर कोई चौधरी भी है, कोई सरपंच भी है, अगर वो रिच भी है, ठीक है, लेकिन गांव में ये फैसिलिटीज ही नहीं है, तो किस बात के रिच हुए फिर आप। ऑलराइट, उसके बाद इसमें और वो जो हम हेड काउंट रेशियो यूज करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, ये मल्टी डायमेंशनल मेजर करके देता है हमें डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। सिर्फ पॉवर्टी नहीं बताता है, वो डेप्थ भी बताता है कि किस हद तक आप गरीब हो। इसके अलावा ये हमें ये भी बता पाता है कि आप कितना दूर हो पॉवर्टी लाइन से। जैसे सपोज अगर ये पॉवर्टी लाइन है 100 रुपीज और आपकी इनकम है 30 रुपीज, तो आप कितना ज्यादा पुअर हो वो हमें ये भी बता पाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि हम डेप्थ और एक्सटेंट मेजर करने में हमारी मदद करता है। हेडकाउंट रेशियो जो होता है इनकम बेस्ड, उसमें हमें से ये पता चलता है कि आप पुअर हो या नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है दी डेप्थ एंड एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो आप दोनों को एक ही में भी समराइज कर सकते हो। इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द डेप्थ एंड एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। और ये पॉइंट काफी होंगे अगर क्वेश्चन में आपको इस डायमेंशन से पूछा जाए कि कितना होता है, ठीक है, इसकी जरूरत क्या है। अब देखिए, दूसरा आपको एग्जाम्स में जो पूछा जाएगा वो होगा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इसके लिए। तो मेरे ख्याल से आप अगर हमारा डिस्कशन फॉलो कर रहे हैं इतने दिन से, तो काफी कुछ आप लोग जानते होंगे अब तक ना। इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसको बताने की जरूरत है। आप खुद जानते होंगे कि क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए। तो चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे न्यूट्रिशन है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की एक पोषण स्कीम चल रही है, ठीक है, राइट। उसी में आपका मिड डे मील स्कीम भी आ जाता है बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान देने के लिए, राइट। एडोलसेंट और इनकी मोर्टेलिटी को रोकने के लिए हमने क्या चलाया है, एनीमिया मुक्त भारत। तो अब अगर आपको ये सारे इंडिकेटर्स याद होंगे ना, तो आप आराम से अपने आंसर में लिख लोगे, क्योंकि आपने सभी गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे अगर आपने तरीके से तैयारी की है। एंटीनेटल केयर, मदर मोर्टेलिटी वगैरह को रोकने के लिए हमने पीडीएस स्कीम चला रखी है, ठीक है। हमने आंगनबाड़ी सर्विसेज दे रखी हैं, और ये सब आप अपने आपसे लिख सकते हो। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात आती है, तो अब तो सब कुछ मर्ज करके एक हम लोग समग्र शिक्षा लेकर आए, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान हो। कुकिंग फ्यूल, आई थिंक उज्ज्वला नाम की एक योजना है इसके लिए, ठीक है, जिसमें आप फ्री सिलेंडर बांटते हो लोगों को। आई थिंक कुछ 8 करोड़ लोगों को कवर किया है इसने अब तक, जो कि काफी अच्छी चीज है, ठीक है। सैनिटेशन, तो इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, दोनों वे में, ग्रामीण भी चल रहा है, एक अर्बन भी चल रहा है। दैन ड्रिंकिंग वाटर, इसके लिए हमने लॉन्च किया जल जीवन मिशन। राइट, इलेक्ट्रिसिटी, एक सौभाग्य इसमें स्कीम आई थी, सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यूपी में ऐसे कई गांव थे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत पुअर था। और एक फिर हाउसिंग हाउसिंग के लिए हमने क्या चलाया है, प्रधानमंत्री आवास योजना। दो एंगल है इसमें भी, ग्रामीण एंड अर्बन। और एक बैंक अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना। एक्चुअली स्कीम लॉन्च करने के बाद ही हमने ये इंडिकेटर जोड़ा है, क्योंकि हमें उसको भी दिखाना था कि हम लोग अपने लोगों को इसमें भी मदद करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं नीति आयोग का एमपीआई, यही वाला, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ, ये हुआ है 2021 में, 12 इंडिकेटर पे बेस्ड है 2021 में। ओके, इसमें 12 इंडिकेटर्स हैं, सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर 12 इंडिकेटर याद हो गए तो स्कीम्स के नाम तो आपको पता ही है, वो आप लिख ही लोगे। राइट, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊंगा कि पहले एक बार हमने मेजरमेंट किया था, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4, और अब हमारे पास है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा जो कि है 5। ये आया है 2019 20 19 से 21 का, ठीक है। तो दोनों में क्या चेंजेस है ये देख लेते हैं एक बार। देखिए, फोर्थ सर्वे में आया था कि ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन हमारी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इस बार आया है कि नहीं, 14.9%, यानी कि ऑलमोस्ट 15% मल्टी डायमेंशनली पुअर है, ठीक है। पहला तो ये कंपैरिजन हो गया। दूसरा, रूरल में हमारी 32% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर थी, अब हमारी
रूरल में 19% मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अर्बन में 8.6% थी तब, अब 5.27% है। ठीक है। देन ऐसे स्टेट्स जहां पर कम से कम गरीब टोटल पॉपुलेशन के 10% से नीचे हैं, ओके, यानी कि जिन स्टेट्स में गरीबों की पॉपुलेशन उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन के 10% से कम है, यानी कि जैसे आप सपोज यूपी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके यहाँ सिर्फ 10% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे आती है, तो ऐसे स्टेट्स फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में थे 7 स्टेट हमारे पास, ठीक है, जिनकी 10% से कम पॉपुलेशन गरीब थी। अब ऐसे 14 स्टेट्स हो गए हैं जिन्होंने और इम्प्रूव किया अपने आप को, और अब इन 14 स्टेट्स में सिर्फ 10% से कम लोग ही गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। राइट। उसके बाद देखें तो तब बिहार में थे ऑलमोस्ट 52% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर, अब हैं 33%। ये मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये रहा आपका, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। तो 4 में बिहार में थे 51% पुअर, अब हैं 33% मल्टी डायमेंशनली पुअर। ओके, इससे पुअर मत बोलना, उसमें सिर्फ इनकम की बात होती है, यहाँ मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड में तब थे 42, अब हैं 28। ठीक है, और यूपी का है हमारा 37 थे, अब हैं 22। ठीक है, तो आप टॉप 5 को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा बिहार में है, देन कम्स झारखंड, देन कम मेघालय, देन यूपी एंड देन मध्य प्रदेश। ऑलराइट, एंड एक लास्ट पॉइंट कि रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हुई है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ओके, और यहाँ पे आप डेटा में से आराम से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिक्लाइन अगर देखने को मिला है तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर? तो ये मैंने आपको आई थिंक सारे एस्पेक्ट्स कवर करा दिए हैं इसमें। ठीक है, और तो कुछ ऐसा रह नहीं गया जो मुझे आपको बताना हो। बस आप फाइनली ये लिख सकते हैं कि इन सबको हम कितनी एफर्ट डाल लें, लेकिन दो चीजें बहुत क्रूशियल है जिस जो गवर्नमेंट को इंश्योर करने पे ध्यान देना चाहिए। एक है एजुकेशन क्वालिटी, ठीक है, इसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्वालिटी जॉब्स। राइट, पोस्ट ग्रेजुएट करके अगर आप डिलीवरी बॉय बन के घूम रहे हो तो वो अच्छा नहीं है। अब देखिए इसका असर क्या पड़ता है कि सपोज कीजिए कि गांव में कोई लड़का ग्रेजुएट किया था, लेकिन आज भी वो फार्मिंग ही कर रहा है कहीं। ठीक है, और अगर बहुत ही ज्यादा गरीब है तो आप कह लीजिए कि बस मजदूरी कर रहा है। तो इसको देखकर क्या होता है, जो नए बच्चे भी होते हैं ना, स्कूल गोइंग बच्चे, वो कहते हैं कि यार अगर यही काम करना है तो क्या मतलब स्कूल जाके, अभी से कमाना शुरू कर दें हम इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम सीख लें, या हम प्लम्बर बन जाएं, ठीक है, इस तरह की चीज सीख लें। तो अगर आप क्वालिटी जॉब्स नहीं देते हो, और अपने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों को भी जब लोग डिलीवरी बॉय का काम करते हुए देखते हैं, तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका भी मोरल ब्रेक होता है इससे। राइट, और क्वालिटी एजुकेशन की बात तो हम जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि प्रथम का जितना भी सर्वे होता है हर बार, ठीक है, ASER जो रिपोर्ट आती है उसमें हमेशा यही आता है कि 5वीं क्लास के बच्चों से सेकंड क्लास की बुक्स रीड नहीं की जा रही है इंग्लिश की। ओके, उनसे बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं हो रही है। और तो ये दो चीजें गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए, तभी ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल पाएंगे लोग, जब उनके पास क्वालिटी जॉब्स होगी और क्वालिटी एजुकेशन होगा। ठीक है, उसमें आप और भी चीज जोड़ सकते हैं, स्किल्स वगैरह। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो 2019 में पूछा गया था। इन द गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट देन इन अदर्स, व्हाई? Poverty rates vary from state to state, maybe. Price level vary from state to state, yes. This was the answer. क्योंकि हमने पीछे देखा, मैंने आपको कोकोनट एंड एप्पल का एग्जांपल दिया था, राइट, क्योंकि प्राइस लेवल ही अलग होते हैं स्टेट के, तो उनकी पॉवर्टी जो लाइन है वो भी अलग अलग होती है। Alright, so that's it for this lecture. I hope you enjoyed the lecture and keep learning and have a great day.